हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम आशीष राजबंधु है और मैं बीएनएस भारतीय न्याय संहिता की क्लास लेने जा रहा हूं आपको। और मेरी कोशिश होगी कि इस क्लास में, इन दिस क्लास वी विल कवर ऑल द इम्पोर्टेंट इश्यूज relating to the IPC and BNS. If there any major changes made in the BNS, वो सारे प्रोविजंस जो हमारी आईपीसी में नहीं थे बीएनएस में हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है। और इस बात को भी समझेंगे कि क्या आईपीसी और बीएनएस में कुछ सिमिलरिटीज है या बहुत ज़्यादा सिमिलरिटीज हैं। कहीं ऐसा तो नहीं किया गया है कि पुराने नए पैकेट में ही पुरानी आईपीसी को पैक कर दिया गया हो। क्या कुछ चेंजेस हुए हैं, और वो चेंजेस हुए भी हैं तो कितने इफेक्टिव हैं, और क्या उनकी वास्तव में ज़रूरत थी भी। और इसके बाद वी विल कवर ए टॉपिक दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ ज्वाइंट लाइबिलिटी। वी विल कवर बेसिकली सेक्शन 34 ऑफ द आईपीसी, which is now embodied in the section 3 subsection 5 of the BNS। इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। व्हाट इज द कॉमन इंटेंशन, सामान्य आशय क्या है, व्हाट इफ द मीनिंग ऑफ कॉमन इंटेंशन, व्हाट इफ द इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल। इसको सेक्शन 34 ऑफ द आईपीसी, जो अब बीएनएस में 3 सबसेक्शन 5 में इम्बोडाइड हो गया है, उसको कवर करने की कोशिश हम आज की क्लास में करने वाले हैं। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ द बीएनएस। एक बात तो इसको समझेंगे, और इस बात को भी समझेंगे कि कितने चेंजेस हुए हैं, क्या वास्तव में कोई चेंजेस हुआ है। तो एज पर माय ओपिनियन 95% सिलेबस ऑफ द बीएनएस इज सेम एज द आईपीसी। सर कैसी बात कर रहे हैं, आईपीसी के 95% सिलेबस इज सेम इन द बीएनएस। मैंने कहा यस, ऑलमोस्ट 95 सर, बट देर इज मेजर चेंजेस। मैंने कहा वो चेंजेस हैं, बट बावजूद इसके देर इज approximately 95% similarities between the IPC and BNS। तो जुडिशियल सर्विस एस्पिरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं कोई ऐसा मेजर चेंजेस नहीं हुआ है जो बच्चों को परेशान करे कि सर अब क्या करेंगे। कुछ चेंजेस हुए हैं, जैसे नंबर ऑफ सेक्शंस के, वो भी बल्क में चैप्टर्स की शिफ्टिंग हुई है। जैसे फ्रॉम सेक्शन 106 आप 96 टू 106 ले लें, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, तो वो आपकी बीएनएस में सेक्शन 34 से लेकर आपका 44 तक दिया है। तो एज इट इज बल्क में सेक्शन उठाए गए हैं और यहाँ पे रख दिए गए हैं। कुछ बारीक बारीक चेंजेस किए गए हैं जो आपको बेयर एक्ट की रीडिंग पर ही पता लगने वाले हैं। सो नाउ इन दिस क्लास आई एम गोइंग टू डिस्कस ऑल दीज प्रोविजंस। ठीक है। बट सर, if you look into the bare act of the BNS and the IPC, we find there is 511 chapters. There is 511 chapters sections in your IPC। ठीक है। इतने सेक्शंस आपके आईपीसी में दिए हुए हैं। ठीक है। बट सर देर इज हार्डली हार्डली क्या, एक बेसिकली हम कह सकते हैं देर इज मियरली 358 sections। How many sections? 358 sections in your BNS। तो सर आप कह रहे हैं देर इज 95% सिमिलरिटीज बिटवीन द आईपीसी एंड बीएनएस, और यहाँ पर तो सीधा सीधा 511 सेक्शंस को रिड्यूस करके 358 कर दिया गया। देर इज 23 चैप्टर्स इन योर आईपीसी। ठीक है। देर इज 23 चैप्टर इन योर आईपीसी, एंड नाउ इन योर बीएनएफ देर इज ओनली 20 चैप्टर्स। सो सर ये अगर देखें हम, तो हमें तो बहुत बड़े डिफरेंस दिख रहे हैं। 500 सिलेबस सेक्शंस, नाउ देर इज ओनली 358 सेक्शंस। तो सर और आप कह रहे हैं देर इज 95% सिमिलरिटीज। मैंने कहा प्यारे बच्चे, मेनली जो इन्होंने क्या किया है, कंसोलिडेशन किया है। क्या किया है? कंसोलिडेशन किया है। मेनली इन्होंने क्या किया है, कंसोलिडेशन किया है। साथ ही साथ इन्होंने एक तरीके से क्लब कर दिया है सेक्शंस को सब सेक्शन के फॉर्म में। कैसे सर, जरा समझा के बताएं। जैसे चैप्टर 1 ऑफ योर आईपीसी है, ठीक है, जैसे चैप्टर 1 ऑफ योर आईपीसी है, ठीक है, इसको अगर ध्यान से देखें, यहां पर सेक्शन 1 to 5 जितने भी सेक्शंस हैं, इनको बीएनएस की केवल एक सेक्शन 1 में मर्ज कर दिया गया है। कैसे मर्ज किया गया है, इसको इस फॉर्म में देखो। मर्ज इसको कुछ इस तरह किया गया है, जैसे लाइक सेक्शन 1
सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5। अब इसको कैसे इन पूरे के पूरे चैप्टर्स को उठाकर एक सेक्शन में कर दिया गया, कुछ ऐसे देखे, देखो इधर सेक्शन 1, सब सेक्शन 1, सेक्शन 1, सब सेक्शन 2, सेक्शन 2 नाउ section 1 subsection 3 of your BNS. Section 3 is now section 1 subsection 4 of your BNS. Section 4 now section 1 subsection 5 of your BNS. Nothing changed. नथिंग चेंज, एक इलस्ट्रेशन बदली है बस, बाकी इसमें कोई चेंजमेंट नहीं किया गया, कोई भी चेंजेस नहीं है। बस इस तरीके से एग्रीगेट कर दिया, कंसोलिडेशन कर दिया सारे के सारे सेक्शंस का सब सेक्शन के फॉर्म में। ठीक है, ये जरूर किया गया है इस बार। देखो कुछ इस तरीके से, देखो प्यारे बच्चों, जैसे सेक्शन 5 है, ठीक है, इसको सेक्शन 1 सब सेक्शन 6 में कर दिया गया। तो अब समझे इतने सेक्शंस को, द एंटायर चैप्टर इज नाउ मर्ज्ड इन वन सेक्शन, दैट इज सेक्शन 1 इन सब सेक्शन फॉर्म्स। इस तरीके से सेक्शन घटे हैं, कहीं पर भी सेक्शन गए नहीं है, सिर्फ उन सेक्शंस को हटाया गया है जिसे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने रिपील कर दिया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करके हटा दिया। केवल उन सेक्शंस को हमने हटाया है, चेंज किया है, बाकी दूसरा कोई चेंजेस हमने नहीं किए। लाइक इधर देखो, इफ वी लुक इनटू द चैप्टर 2, अगर हम सेक्शन 6 से लेकर सेक्शन 52A तक इतने सेक्शंस को देखें तो ये सेक्शन सारे के सारे आईपीसी के कहाँ गए? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनको सिर्फ दो सेक्शन, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3 में मर्ज कर दिया गया सब सेक्शन के फॉर्म में। तो जो पहला क्वेश्चन था आपका कि सर इन अवर बीएनएस देयर इज ओनली 358 सेक्शंस बट इन अवर आईपीसी देयर इज 511 सेक्शंस, बाकी सेक्शंस कहाँ गए? क्या इनका हटना कोई चेंजेस नहीं है? ना बच्चे, सारे के सारे सेक्शन, सेक्शन 2 और सेक्शन 3 में सब मर्ज कर दिए गए, या हम कहें सब डेफिनेशन क्लॉज बना के सब सेक्शन फॉर्म में डाल दिए गए। तो बस इसीलिए मैं कह रहा हूं कि देयर इज नो मेजर चेंज मेड इन योर आईपीसी। ठीक है, हाँ कुछ चेंजेस हुए हैं, जैसे ऑफेंसेस अगेंस्ट द वुमेन एंड चाइल्ड, स्पेशली द सेक्सुअल ऑफेंसेस मर्ज्ड इन वन चैप्टर। एक स्पेशल चैप्टर डेडिकेट कर दिया गया है वुमेन और चाइल्ड के अगेंस्ट होने वाले सेक्सुअल ऑफेंसेस के लिए, एक स्पेशल चैप्टर मर्ज कर दिया गया है। ठीक है, कौन सा? एक स्पेशल चैप्टर डेडिकेट कर दिया गया है वो ऑफेंसेस अगेंस्ट द चाइल्ड एंड ऑफेंसेस अगेंस्ट द वुमेन के लिए। प्यारे बच्चों, इसके अलावा और क्या किया गया? बहुत सारी चीजों को इंसर्ट किया गया, जैसे डेफिनेशन ऑफ टेररिज्म, जैसे डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम, ठीक है, जैसे डेफिनेशन ऑफ पेटी ऑर्गेनाइज क्राइम। इस तरह की नई नई चीजें इंसर्ट करी गई। और क्या किया गया? और आपका प्यारे बच्चे कुछ चेंजमेंट सेक्शंस के अंदर भी किए गए, जैसे किडनैपिंग के लिए पहले माइनर वर्ड्स यूज करते थे, माइनर इफ मेल अंडर द एज ऑफ 16 ईयर, इफ फीमेल अंडर द एज ऑफ 18 ईयर, इसको हटाकर एक वर्ड इंसर्ट कर दिया गया चाइल्ड, टेक्स और एंटाइसेस एनी चाइल्ड। पहले क्या था? माइनर। इस तरह के चेंजेस किए गए। और क्या किया गया? और एक नई तरह की पनिशमेंट इंट्रोड्यूस कर दी गई जो पहले हमारी आईपीसी में दी हुई नहीं थी। एक नई तरह की पनिशमेंट हमें इंट्रोड्यूस कर दी गई जिसे हम कम्युनिटी सर्विस बोलते हैं, सामुदायिक सेवा बोलते हैं। पहले इस तरह का प्रोविजन हमारे आईपीसी में नहीं था। प्यारे बच्चों, एक नया सेक्शन विच विल डील्स विद दिस स्नैचिंग एक लेकर आया गया, जो पहले हमारी आईपीसी में नहीं था। ये रॉबरी से कवर किया करते थे, हम रॉबरी की एफआईआर लॉन्च करते थे इन केस ऑफ स्नैचिंग। अब हमने इसके लिए एक अलग सा सेक्शन स्नैचिंग को डील कर दिया। और क्या किया गया? जैसे दीपक गुलाटी वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन केस में प्यारे बच्चे जो कही गई बात कि सेक्सुअल इंटरकोर्स ऑन द प्रॉमिस ऑफ मैरिज, वो जो टॉपिक था उसको एक पर्टिकुलर एक सेक्शन डेडिकेट करके दे दिया गया, रेप वाले ऑफेंसेस अगेंस्ट द ह्यूमन बॉडी चैप्टर में जो दिया हुआ था आपका। लेकिन उसमें कहीं भी ऐसा प्रोविजन नहीं था कि जिसमें इस विषय को डील किया जाए कि मैरिज के प्रॉमिस में अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ तो क्या करें। अब हमने एक स्पेशल सेक्शन उस चैप्टर में दे दिया है जो सिर्फ किसी प्रॉमिस
ऑफ मैरिज के बेसिस पे सेक्सुअल इंटरकोर्स स्टेब्लिश कर रहा है तो क्या होगा। ठीक है, तो जो दीपक गुलाटी केस की पोजीशन थी उसी को इन्होंने स्टेब्लिश कर दिया है। तो प्यारे बच्चों, जो चेंजेस हुए हैं वो इतने मेजर नहीं है कि जुडिशियल सर्विस, एज अ जुडिशियल सर्विस एस्पिरेंट आपको उनको पढ़ने में दिक्कत पेश आए। जो चेंजेस हुए हैं वो इतने मेजर नहीं हैं कि एज ए जुडिशियल सर्विस एस्पिरेंट उनको पढ़ने में आपको दिक्कत पेश आए, ऐसा कतई नहीं है। ठीक है, बट फिर भी बहुत सारे चेंजेस हमारी बीएनएस में किए गए हैं। ठीक है, तो उनको हम देखेंगे। बावजूद इसके, अगेन आई एम रिपीटिंग दैट 95% सिलेबस ऑफ योर बीएनएस इज सिमिलर विद दी आईपीसी। प्यारे बच्चों, ये तो हमारा एक डिस्कशन का पॉइंट हो गया। आज हम एक टॉपिक को कवर करेंगे जो बच्चों को जनरली आईपीसी में दिक्कत किया करता था, अब वो बीएनएस में आ गया है। दैट इज बेसिकली सेक्शन 34 ऑफ योर आईपीसी। सेक्शन 34 ऑफ योर आईपीसी नाउ इन बीएनएस, दैट इज सेक्शन 3 सब सेक्शन 5। कहीं कोई चेंज नहीं किया गया। मन करे बेयर एक्ट से आईपीसी की ये पढ़ो और मन करे आप सेक्शन 3 सब सेक्शन 5 पढ़ो। तो हम आज की क्लास में कॉमन इंटेंशन जो टॉपिक है उसको पूरा डिस्कस करने जा रहे हैं कि व्हाट इफ द सेक्शन 3 सब सेक्शन 5, व्हाट इफ द सेक्शन 34 ऑफ द आईपीसी। सेक्शन 34 ऑफ द आईपीसी बोलता है कि व्हेन ए क्रिमिनल एक्ट इज डन, क्या हो रहा है, criminal act, when a criminal act is done by several persons for what, in furtherance of common intention of all, तो क्या होगा, each of such person shall be liable in the same manner, वो उसी सेम मैनर में लायबल होंगे जैसे वो काम उन्होंने अकेले किया हो। अब ये टॉपिक सेक्शन 3 सब सेक्शन 5 में डाल दिया गया है। तो प्यारे बच्चों, हम सेक्शन 3 सब सेक्शन 5 को डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज रिलेटेड टू द कॉमन इंटेंशन, और उसी को कवर करने जा रहे हैं। लेकिन इसको समझने के पहले हमें यह समझना होगा ये किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है। एज ए स्टोरी सुनो, फिर सेक्शन 34 ऑफ द आईपीसी विच इज नाउ सेक्शन 3 सब सेक्शन 5 ऑफ योर बीएनएस, उसको डील करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, समटाइम्स ऑफेंस इज आर कमिटेड बाय अ सिंगल पर्सन, sometimes offense are committed by more than one person. When more than one person involved in an offense, then we have a issue कि साहब किस बंदे की कितनी लाइबिलिटी डिसाइड करी जाए। ठीक है, अब इससे रिलेटेड एक मसला सबके सामने निकल कर आया। केस का नाम है आर वर्सेस क्रूज केस। कौन सा केस, आर वर्सेस क्रूज केस। कौन सा केस, आर वर्सेस क्रूज केस हमारे सामने निकल कर आया। और इस केस में क्या हुआ प्यारे बच्चे, आर वर्सेस क्रूज केस पर एक स्टोरी है, उसको कहानी की फॉर्म में समझो। ए पुलिस ऑफिसर वेंट टू ए होम टू अरेस्ट सो एंड सो पर्सन, और लेकिन वहां जाने पर वो क्या देखता है, कुछ बंदे उसके ऊपर, पुलिस कांस्टेबल के ऊपर अटैक कर देते हैं। अब किस बंदे की लाइबिलिटी कितनी डिसाइड करी जाए, ये मसला कोर्ट के सामने था। तो कोर्ट ने एक प्रिंसिपल इवॉल्व किया जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ ज्वाइंट लाइबिलिटी। कोर्ट ने कौन सा प्रिंसिपल इवॉल्व किया, प्रिंसिपल ऑफ ज्वाइंट लाइबिलिटी। ज्वाइंट लाइबिलिटी का प्रिंसिपल कोर्ट लेके आया। इमेजिन करो एक सिचुएशन जो मैं बोल रहा हूं आपको, वी आर सिटिंग इन ए क्लासरूम, वी आर ऑल सिटिंग इन ए क्लासरूम, और कोई इस क्लास में हमें मारने के लिए, पीटने के लिए आ जाता है। जब वो मारने पीटने के लिए हमें आ जाता है प्यारे बच्चों, तो आप लोग उद्वेलित हो जाते हो, यू आर ऑल गाइज रेज्ड, और उसको पीटना शुरू कर देते हो। किसी स्टूडेंट ने एक हाथ मारा, किसी ने 2 हाथ मारे, कोई गेट पर खड़ा हो गया, किसी ने गेट को लॉक किया, किसी ने उसके रास्ते को ब्लॉक किया कि भागने ना पावे, और सिर्फ कोई पीट रहा था, कोई सिर्फ देख के आवाज लगा रहा था, पीटो पीटो, रोको रोको। ठीक है सर, अब हम क्या करें। प्यारे बच्चों, इस यूनिवर्स में कोई इस बात का पता लगा सकता है कि किस बंदे ने कितनी चोट करी, इफ देर इज नो एविडेंस लाइक ए कैमरा। ठीक है, नो वन कैन डिटरमाइन। तब हमें जरूरत पड़ती है प्रिंसिपल ऑफ ज्वाइंट लाइबिलिटी की। और सेम कंडीशन थी आर वर्सेस क्रूज केस में, जिसमें पुलिस कांस्टेबल के ऊपर कई लोगों ने अटैक कर दिया। ठीक है, तब ये प्रिंसिपल निकल कर आया, प्रिंसिपल ऑफ ज्वाइंट लाइबिलिटी।
तो प्यारे बच्चों, व्हाट इफ द प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट लायबिलिटी, तो एक आसान भाषा में, इस सिंपल लैंग्वेज में इसको सुनो कि जॉइंट लायबिलिटी का प्रिंसिपल ये कहता है, व्हेन ए क्रिमिनल एक्ट इज डन बाय सेवरल पर्सन्स एंड एक्ट कमिटेड बाय देम इज हार्ड टू डिफरेंशिएट और हार्ड टू सेपरेट, then we will apply the principle of joint liability and we will make all them liable. अगर कई लोग मिलकर किसी क्रिमिनल एक्ट को करें और उनके एक्ट्स को अलग अलग कर पाना मुश्किल हो, तो हम प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट लायबिलिटी अप्लाई करते हुए उन सब की लायबिलिटी को एक कर देंगे, जैसे उन्होंने अकेले ही वो काम किया हो। ठीक है, इसी प्रिंसिपल पर आपका प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट लायबिलिटी पर सेक्शन 3 क्लॉज 5 सब सेक्शन 5 बेस्ड है। तो पहला क्वेश्चन फॉर प्रिलिम्स वो आपको ये कहता है प्यारे बच्चों, प्रिंसिपल से जॉइंट लायबिलिटी से रिलेटेड कि सेक्शन, अभी तक ये पूछता था सेक्शन 34 इज बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल, योर आंसर इज प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट लायबिलिटी। सेक्शन 34 बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल, योर आंसर इज प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट लायबिलिटी। ठीक है, अब आपसे पूछेगा बीएनएस सेक्शन 3 सब सेक्शन 5 बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल, दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट लायबिलिटी। सो पहला क्वेश्चन, प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट लायबिलिटी पर ये से दोनों सेक्शन बेस्ड है। कहते क्या है ये सेक्शन? ठीक है, ये सेक्शन 3 सब सेक्शन 5 आपका ये कहता है प्यारे बच्चों, इधर देखो, सेक्शन 3 सब सेक्शन 5 आपका ये कहता है, इधर देखो, वो ये कहता है व्हेन ए क्रिमिनल एक्ट इज डन, क्या हो रहा है? व्हेन ए क्रिमिनल एक्ट इज डन, कौन कर रहा है? बाय सेवरल पर्सन। सेवरल पर्सन का मतलब 2 और मोर, 2 3 4 एंड सो ऑन। किस लिए? इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल। किस लिए? इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल। तो होगा क्या? ईच ऑफ सच पर्सन इज लायबल फॉर दैट एक्ट इन द सेम मैनर एज इफ इट वर डन हिम अलोन। बड़ी आसान बात है कि जब कोई आपराधिक कृत्य कई व्यक्तियों द्वारा मिलकर किया जाता है, और किस लिए किया जाता है? अपने सबके सामान्य आशय को अग्रसर करने के लिए, तो उनमें से प्रत्येक बंदे की वही लायबिलिटी होगी जैसे वो काम उसने अकेले किया हो। जैसे इमेजिन सिचुएशन अभी बताई थी, तो व्हेन ए क्रिमिनल एक्ट इज डन, हम सब इस क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं, ये एक्ट है, क्रिमिनल एक्ट नहीं, तो ये अप्लाई नहीं होगा। हम अगर मारपीट शुरू कर देंगे तो ये क्रिमिनल एक्ट हो जाएगा। व्हेन ए क्रिमिनल एक्ट इज डन by several persons for what? In furtherance of common intention of all. तो होगा क्या? each of such person shall be liable. कैसा? सेम मैनर में जैसे उसने वो काम अकेले किया हो। This is the principle of joint liability. Principle of this is the section 34 of the IPC. Now section 3 subsection 5 of the BNS. ठीक है, तो प्यारे बच्चों सेक्शन 34 और अब हम कहेंगे 3 सबसेक्शन 5, दोनों एक ही बात है, वो आईपीसी में था, ये बीएनएस में थे। डील्स सेपरेट एंड जॉइंट लायबिलिटी बोथ। अब हमें यह समझना होगा कि कहना क्या चाह रहा है। ये जो वर्ड है प्यारे बच्चों, इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल, कि जो वर्ड है इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल, ये वर्ड शुरू में जब 1870 में आईपीसी आई थी तब हमारी आईपीसी में नहीं था। अब बीएनएस तो एकदम नया है, लेकिन हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का डिस्कशन कर रहे हैं। 1870 में, 1870 में, कब? 1870 में ये जो है 1870 में ये टॉपिक इंसर्ट किया गया, इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल, टू मेक सेक्शन 3 सबसेक्शन 5 मोर क्लियर, मोर क्लियर। तो प्यारे बच्चों इस प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट लायबिलिटी पर बहुत सारे सेक्शंस आईपीसी के बेस्ड हैं, बहुत सारे सेक्शंस आईपीसी के बेस्ड हैं, जैसे सेक्शन 34, 35, 37, 38, 149 एंड 120A, ये सारे सेक्शन प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट लायबिलिटी पर बेस्ड हैं। ये सारे सेक्शन आईपीसी के थे। नाउ वी आर डिस्कसिंग सेक्शन 3 सबसेक्शन 5, वो भी प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट लायबिलिटी पर बेस्ड है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों क्रिमिनल एक्ट होना बड़ा जरूरी है। तो कहता क्या है? ये बेस्ड है आर वर्सेस क्रूज केस पे। ठीक है, किस केस पर बेस्ड है? आर वर्सेस क्रूज केस पे। और प्यारे बच्चों सबसे पहला वर्ड जो है हमें ये समझना होगा कि सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रिमिनल एक्ट। ठीक है, तो देयर फॉर द एप्लीकेशन ऑफ 3 सबसेक्शन 5 देयर मस्ट बी ए क्रिमिनल एक्ट। क्या होना चाहिए?
there must be a criminal act. Act itself is not sufficient. Act does not attract the section 34 of the IPC and 3 subsection 5 of the BNS. Only criminal act attracts the section 34 or 3 subsection 5 of the BNS. ठीक है, तो प्यारे बच्चों, criminal act means not only the single act but also the series of act. series of act माने इवेंट की पूरी चैन, इवेंट की पूरी चैन. सर जरा वर्ड आपने बोला क्रिमिनल एक्ट में ही 3 सबसेक्शन 5 अप्लाई होगा. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्ट एंड क्रिमिनल एक्ट? इफ वी इंटर्ड इन अ मैरिज हॉल, दैट इज द एक्ट. इफ वी स्टार्टेड क्वेरलिंग देयर, दैट इज द क्रिमिनल एक्ट. ठीक है ना, दैट इज द क्रिमिनल एक्ट. तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो वर्ड है क्रिमिनल एक्ट. तो क्रिमिनल एक्ट मींस नॉट ओनली ए सिंगल एक्ट बट आल्सो द सीरीज ऑफ एक्ट. और एक्ट इंक्लूड्स ओमिशन टू. सर एक्ट और ओमिशन में फर्क नहीं समझ में आया. मैंने कहा प्यारे बच्चे, जो बात लॉ आपको करने को बोले वो मना करे वो एक्ट है, और आप करें वो एक्ट है. और जो आपको ड्यूटी इम्पोज करे करने को बोले आप ना करें वो ओमिशन है. एक्ट में ओमिशन भी शामिल है. तो क्रिमिनल एक्ट मींस नॉट ओनली द सिंगल एक्ट बट आल्सो द सीरीज ऑफ एक्ट. criminal act means not only the single act but also the series of act. We are discussing basically common intention. Sir, what is the meaning of common intention? The word common intention बहुत इंपॉर्टेंट है. यहां से निकल कर आया common intention. सर जरा इसका मीनिंग बताइए, ये समझ में नहीं आता है. तो प्यारे बच्चों मेरी बात सुनो ध्यान से. कॉमन इंटेंशन का मतलब है एक तरीके से मेंस रिया. कॉमन इंटेंशन रिप्रेजेंट्स दी मेंस रिया. कॉमन इंटेंशन डिनोट्स दी मेंस रिया. फॉर द एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 3 सबसेक्शन 5 देयर मस्ट बी ए कॉमन इंटेंशन. मैंने क्या बोला? देयर मस्ट बी ए कॉमन इंटेंशन. सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड कॉमन इंटेंशन? द मीनिंग ऑफ दिस कॉमन इंटेंशन इज मीटिंग ऑफ माइंड. क्या बोला? मीटिंग ऑफ माइंड. द मीनिंग ऑफ वर्ड कॉमन इंटेंशन इज मीटिंग ऑफ माइंड. सर वर्ड इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल, इसका सर क्या मतलब है? इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल. प्यारे बच्चे, इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल का मतलब है दैट इज डिनोटिंग द एक्टिविटीज ऑफ ऑल पर्सन मस्ट बी डन इन द फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन. ठीक है प्यारे बच्चों, इतनी बात समझ में आई? दोनों बात. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉमन इंटेंशन? द मीनिंग ऑफ कॉमन इंटेंशन मींस मीटिंग ऑफ माइंड. समझे नहीं? जिस समय मेरी इंटेंशन आपकी इंटेंशन से मिल गई वो इंटेंशन बन गई कॉमन इंटेंशन. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉमन इंटेंशन? कॉमन इंटेंशन इज बेसिकली शेयरिंग ऑफ आइडियाज, एक्सचेंजेस ऑफ आइडियाज. कॉमन इंटेंशन मीन्स प्री अरेंज्ड प्लान. ठीक है, common intention means exchangement of the ideas. Common intention means meeting of mind. Common intention means meeting of mind. Look at me, there is a very thin line between same intention and common intention. You must understand the difference between the same intention and common intention. There is very crucial bond between them. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई एम टेलिंग इट टू यू, व्हाट इफ द सेक्शन 3 सबसेक्शन 5 इट सेज व्हेन ए क्रिमिनल एक्ट इज डन by several persons. किस लिए? in furtherance of common intention of all. तो होगा क्या? each of such person shall be liable in the same manner as the act was done by him alone. in the same manner as the act was done by him alone. मेरी बात समझे कि नहीं समझे? बोलो. तो what is the मीनिंग ऑफ कॉमन इंटेंशन? कॉमन इंटेंशन को अपने दिमाग में बिठा लो. कॉमन इंटेंशन इज बेसिकली एक्सचेंजमेंट ऑफ द आइडियाज, शेयरिंग ऑफ द आइडियाज, शेयरिंग ऑफ द प्लान, प्री अरेंज्ड प्लान. कॉमन इंटेंशन मींस मीटिंग ऑफ माइंड. कॉमन इंटेंशन मींस मीटिंग ऑफ माइंड. ठीक है, तो अगला वर्ड जो था आपका, इसी को और क्लियर करेंगे हम हर जगह कि कॉमन इंटेंशन मींस मीटिंग ऑफ माइंड. सेवरल पर्संस मींस वन पर्सन कैन नॉट फॉर्म कॉमन इंटेंशन. अकेले कोई कैसे कॉमन इंटेंशन फॉर्म करेगा? इसके लिए तो 1 2 और मोर बंदे चाहिए ना, 2 3 4 5 एंड सो ऑन. तो मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन रिक्वायर्ड 2 एंड मैक्सिमम देयर इज नो लिमिट. नाउ लुक एट मी.
सेक्शन 34 जो है ना प्यारे बच्चों, डज नॉट क्रिएट एनी सब्सटेंटिव ऑफेंस। कभी आपने अपनी लाइफ में नहीं देखा होगा किसी के ऊपर सेक्शन 34 का मुकदमा हो गया। सेक्शन 34 इज द रूल ऑफ एविडेंस विच हेल्प्स टू प्रूव द लायबिलिटी ऑफ द को एक्यूज्ड। जैसे इफ देर इज 302 रीड विथ 34, यानी कि आपने कॉमन इंटेंशन में मर्डर किया है, 34 का इन्वॉल्वमेंट इस तरीके से है। इट डज नॉट क्रिएट एनी सब्सटेंटिव ऑफेंस, इसलिए अकेले किसी के ऊपर सेक्शन 34 का या नाउ सेक्शन 3 सब सेक्शन 5 का कोई मुकदमा आप नहीं देखेंगे, ठीक है ना, कतई नहीं देखेंगे। तो कॉमन इंटेंशन का मीन्स प्रायर कंसर्ट, प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड, प्री अरेंज्ड प्लान, ठीक है। तो प्यारे बच्चों दूसरी बात अगर हम देखें तो ये कहती है कि सम एक्ट मस्ट बी डन बाय ऑल। इसका सर मतलब क्या है, इसको भी देखो, सम एक्ट मस्ट बी डन बाय ऑल, ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखो जितने भी बंदे कॉमन इंटेंशन को फॉर्म कर रहे हैं हर के द्वारा कुछ ना कुछ काम किया जाना चाहिए। सर समझे नहीं, मतलब कि एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल इज रिक्वायर्ड, एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल इज रिक्वायर्ड, मीनिंग हर बंदा कुछ ना कुछ काम कर रहा हो। जैसे इमेजिन करना एक सिचुएशन, हम हैं, इधर देखो, ये मैं हूं, ये आप हैं और अपने दो साथी और हैं, ठीक है। हम चारों ने प्लान किया कि इस बैंक को रॉब करेंगे, हम क्या करेंगे, इस बैंक को लूटेंगे, ठीक है। मेरा नाम आशीष राजबंधु है, ये सुरेश हैं, ये रमेश हैं, ये दिनेश हैं, ठीक है। हमने काम क्या किया, हमने एक प्लान किया। इधर देखो ध्यान से सुनना, सर आप एक वर्ड बोल रहे, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सेम इंटेंशन एंड सिमिलर इंटेंशन एंड कॉमन इंटेंशन। यस, ये बंदा भी बैंक लूटना चाहता है, ये बंदा भी बैंक रॉब करना चाहता है, ये बंदा भी बैंक रॉब करना चाहता है और ये भी चाहता है, और आपस में इनका किसी का कोई कनेक्शन नहीं है। ये अकेले अपना काम कर रहा है, ये अकेले, ये अकेले, ये अकेले, और सब एक ही काम कर रहे हैं, बैंक को रॉब करने की इंटेंशन से रिलेटेड है। प्यारे बच्चों यही इंटेंशन सेम इंटेंशन है, इसकी इंटेंशन, इसकी इंटेंशन, इसकी इंटेंशन, इसकी इंटेंशन सेम है, दिस इज द सिमिलर इंटेंशन। और जब सारे के सारे बैठ जाते हैं या आइडियाज को एक्सचेंज कर लेते हैं या मीटिंग ऑफ माइंड कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, मीटिंग ऑफ माइंड, देन प्यारे बच्चे दैट सेम इंटेंशन बिकम्स द कॉमन इंटेंशन। तो व्हेन दे शेयर द आइडिया, when they share the plan, when they meet the mind, when they exchange of the ideas, that same intention become the common intention, सबकी इंटेंशन कॉमन हो गई। अब मैं ये कह रहा हूं प्यारे बच्चों कि सबको कुछ ना कुछ काम किया करना होगा, सबको कुछ ना कुछ काम करना होगा। इधर देखो, हर बंदे को कुछ ना कुछ काम करना होगा, ए बी सी डी को, ठीक है। इधर देखो, अब हम बैंक को रॉब करना है, बड़ी कहानी की तरह सुनना। मैंने बोला कि आप जो है दिनेश कार लेके यहाँ खड़े होगे, आप गेट पे खड़े होगे और आप मेरे साथ चलोगे अंदर बैंक लूटने। ये बंदा क्या कर रहा है, सिर्फ कार लेके खड़ा है, लेकिन क्यों खड़ा है, इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल। तो लाइबिलिटी क्या होगी, सबकी वही लाइबिलिटी होगी जैसे वो काम उसने खुद अकेले किया हो, जैसे वो काम उसने खुद ने अकेले किया हो। बस मैं यही बताना चाह रहा था। तो व्हेन ए क्रिमिनल एक्ट इज डन बाय सेवरल पर्सन्स in furtherance of common intention of all, each of such person shall be liable that the act was done by him alone। तो प्यारे बच्चों हर बंदे का एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए, कितना हो रहा है इससे लेना देना नहीं है, ठीक है, कितना हो रहा है उससे जरूर मतलब नहीं है। आप सिर्फ दरवाजे पर खड़े हैं लेकिन खड़े तो हैं, दैट इज इनफ, दैट इज इनफ। वैन जब मैं वरेंद्र कुमार घोष वर्सेस एम्परर केस बताऊंगा ये डाउट भी क्लियर हो जाएगा। सर आपने फिजिकल प्रेजेंस के बारे में नहीं बताया, एक्टिव पार्टिसिपेशन तो बना दिया। मैंने कहा प्यारे बच्चे एट द इनिशियल स्टेज इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट द फिजिकल प्रेजेंस इज नेसेसरी। फिजिकल प्रेजेंस क्या है, वो नेसेसरी है, बिना फिजिकल प्रेजेंस कोई ऑफेंस कैसे करेगा, हाउ कैन समवन कमिट एन ऑफेंस विदाउट प्रेजेंटिंग देयर, कर ही नहीं सकता है। तो तब शुरू में ये बात मानी जाती थी कि एट द इनिशियल स्टेज इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट द फिजिकल प्रेजेंस इज नेसेसरी, बट आफ्टर सम टाइम, शुरू के केसेस में भी यही बोला गया, कांतिया वर्सेस
स्टेट ऑफ बॉम्बे के केस में भी बोला गया फिजिकल प्रेजेंस और प्लस एक्टिव पार्टिसिपेशन इज नेसेसरी फॉर द कमीशन ऑफ ऑफेंस ऑफ सेक्शन 34 विच इज नाउ सेक्शन 3 सब सेक्शन 5 ऑफ द बीएनएस। तो प्यारे बच्चों एक बात को याद रखो कि इनिशियल स्टेज में प्यारे बच्चों क्या था, फिजिकल प्रेजेंस जो थी वो रिक्वायर्ड थी। क्या थी? फिजिकल प्रेजेंस जो थी वो रिक्वायर्ड थी। फिजिकल प्रेजेंस जो थी वो क्या थी? रिक्वायर्ड थी। लेकिन अब ड्यूरिंग द एडवांसमेंट ऑफ टाइम, ड्यूरिंग द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजीज, इट इज नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल। ड्यूरिंग द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी इट इज नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल। अब इसकी कतई जरूरत नहीं है। क्यों? इन डू यू रिमेंबर द ताज अटैक? क्या हुआ? टेररिस्ट कहां बैठे थे? पाकिस्तान। दे वर ऑपरेटिंग द मिशन फ्रॉम द पाकिस्तान बिकॉज इंस्टेंटेनियस मोड ऑफ द कम्युनिकेशन इज क्वाइट गुड। कोई दूर से बाइनाकुलर से, फोन से, किसी भी तरीके से दूर से भी चीजों को ऑपरेट कर सकता है। पहला ऐसा नहीं था। ठीक है, तो नाउ सिनेरियो हैज बीन चेंज्ड। अब फिजिकल प्रेजेंस इज नॉट नेसेसरी बट एट द इनिशियल स्टेज फॉर फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन फिजिकल प्रेजेंस वाज नेसेसरी। तो प्यारे बच्चों वी आर डिस्कसिंग सेक्शन 34, है ना, जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। इट और नाउ विच इज सेक्शन 3 सब सेक्शन 5 ऑफ द बीएनएस, जो क्या कहता है? सेक्शन 34 डज नॉट क्रिएट एनी सब्सटेंटिव ऑफेंस। ठीक है, इट डज नॉट क्रिएट एनी ऑफेंस, इट लेज डाउन द प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल लायबिलिटी, it merely lays down the principle of joint liability, it helps to prove the liability of the co-accused। ठीक है, इसीलिए अगर कोई एक बंदा है तो सेक्शन 34 अप्लाई नहीं होगा। सो अगेन लुक एट मी, अगेन इस सेक्शन को देखते हैं। ठीक है, इस सेक्शन में क्या लिखा है? देखो, लुक एट मी, क्या कहता है सेक्शन? व्हेन ए क्रिमिनल एक्ट इज डन, होना क्या चाहिए? क्रिमिनल एक्ट कौन करेगा? बाय सेवरल पर्संस। किस लिए करेगा? इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल। तो होगा क्या? ईच ऑफ सच पर्सन इज लायबल। कैसे? फॉर दैट एक्ट इन द सेम मैनर एज इफ इट वर डन बाय हिम अलोन। व्हेन ए क्रिमिनल एक्ट इज डन बाय सेवरल पर्संस, कई लोग मिलकर किसी क्रिमिनल एक्ट को करेंगे इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल, तो लायबिलिटी जो होगी सबकी सेम होगी जैसे उसने वो काम अकेले किया हो। ठीक है, this is the section 34 of the IPC 3 subsection 5 of the BNS, which is based on the principle of joint liability. Now we are going to discuss some important case laws which is important and related to the section 34 and now related to the section 3 subsection 5। जो first case है आपका that is बारेंद्र कुमार घोष versus emperor। बारेंद्र कुमार घोष वर्सेस emperor। बारेंद्र कुमार घोष वर्सेस emperor। This was the case decided on the year 1924। दिस इज वेरी लीडिंग कोर्स। ऐसा कोई प्रीलिम्स का पेपर नहीं बनता जिसमें ये क्वेश्चन ना पूछा जाए। दिस पर्टिकुलर केस वाज डिसाइडेड ऑन 23 अक्टूबर 1924। दिस इज द केस विच इज नोन एज संकरी टोला पोस्ट ऑफिस केस। किस केस के नाम से? संकरी टोला पोस्ट ऑफिस case। This particular case is known as संकरी टोला पोस्ट ऑफिस केस। ठीक है, संकरी टोला पोस्ट ऑफिस के नाम से केस जाना जाता है। इट वॉज डिसाइडेड बाय जस्टिस समनर। जस्टिस दिस वॉज द केस विच वॉज डिसाइडेड बाय जस्टिस समनर एंड बॉम्बे हाई कोर्ट का ये मैटर है। व्हाट वॉज द फैक्ट ऑफ दिस केस? व्हाई this case is known as the Sankari Tola post office case? Because all the instances held in this particular post office। First of all we are going to discuss about the fact of the case। in this case प्यारे बच्चे, एक सब postmaster of the Sankari Tola office was counting the money at his table। ठीक है,
इन द बैक रूम। कुछ देर बाद कुछ बंदे वहां इंटर करते हैं और सीधे बैक में जाते हैं दरवाजा खोल के, ठीक है, और उनके पास वेपन भी होते हैं। वो उसको पॉइंट ब्लैंक रेंज से संकरीटोला पोस्ट ऑफिस के पोस्टमास्टर को शूट कर देते हैं। सारे लोग भाग जाते हैं, एक बंदा पकड़ा जाता है जिसका नाम होता है बरिंद कुमार घोष। ही वॉज बेसिकली द फ्रीडम फाइटर। ये साहब जो थे वो फ्रीडम फाइटर थे, ठीक है। ये जो साहब हैं वो पकड़े जाते हैं, ठीक है। और जब ये पकड़े जाते हैं, ठीक है, तो कई तरह के आर्गुमेंट देते हैं, कई तरह के आर्गुमेंट देते हैं। वो आर्गुमेंट भी डिस्कस करेंगे एंड व्हाट आर द इंपॉर्टेंट लीगल प्रीपोजिशंस, वो सारी की सारी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो इस केस, दिस पर्टिकुलर केस इज नोन फॉर द मीनिंग ऑफ क्रिमिनल एक्ट। दिस पर्टिकुलर केस इज known as the meaning of criminal act। क्रिमिनल एक्ट की क्या मीनिंग है इस पर्टिकुलर केस, दैट इज द बरिंद कुमार घोष वर्सेस एम्परर में डिस्कस किया गया। कोर्ट ने कहा कि क्रिमिनल एक्ट मींस यूनिटी ऑफ क्रिमिनल बिहेवियर। कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने इस केस में कहा कि क्रिमिनल एक्ट मींस यूनिटी ऑफ क्रिमिनल बिहेवियर, यूनिटी ऑफ क्रिमिनल बिहेवियर which results in something, which results in something for which an individual would be punished। ठीक है, एक बात को सुनना, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। बरिंद कुमार घोष ने कई सारे आर्गुमेंट्स और रीजनिंग दिए, कई सारे आर्गुमेंट्स और रीजनिंग दिए। बरिंद कुमार घोष ने कहा कि सर आई वॉज ओनली स्टैंडिंग देयर, आई वॉज ओनली स्टैंडिंग देयर, मैंने गोली नहीं चलाई। याद करो जब हम लोग बैंक लूटने गए तो जो कार पे खड़ा था उसको भी लाइबिलिटी के अंडर लाए थे कि नहीं लाए थे? बिल्कुल लाए थे। तो कोर्ट में बरिंद कुमार घोष ने क्या कहा कि सर आई वॉज स्टैंडिंग आउटसाइड, मैंने शूट नहीं किया। कोर्ट ने बड़ा जबरदस्त जवाब दिया। कोर्ट ने प्यारे बच्चों ये बोला, दे ऑल्सो सर्व हु स्टैंड एंड वेट, दे ऑल्सो सर्व, they also serve who stand and wait, they also serve who stand and wait। कोर्ट ने क्या कहा? और ये लाइन बोली थी जॉन मिल्टन ने। तो अगर प्रीलिम्स में क्वेश्चन आए और जॉन मिल्टन दिखाई पड़े तो ओरिजिनली ये स्टेटमेंट उन्हीं का दिया हुआ है। वो भी काम करते हैं जो खड़े रहते हैं और इंतजार करते हैं। दिस ऑल्सो सर्व हु स्टैंड एंड वेट। तो ये जवाब देना। तो कोर्ट ने जब बरिंद कुमार ने घोष ने कहा कि आई वॉज ओनली स्टैंडिंग देयर, बरिंद कुमार घोष के केस में लॉर्ड समनर रिप्लाइड, दे ऑल्सो सर्व हु स्टैंड एंड वेट, वो भी काम करते हैं जो खड़े रहते हैं और इंतजार करते हैं। बरिंद कुमार घोष वॉज लाइबल फॉर सेक्शन 302 रीड विथ 34, सेक्शन 302 रीड विथ 34। तो अक्सर एग्जाम में आता है हु सैड दिस, दे ऑल्सो सर्व हु स्टैंड एंड वेट, जवाब आएगा आपका लॉर्ड समनर। इसके अलावा प्यारे बच्चों दूसरी एक और बात है, अगर जॉन मिल्टन का जवाब हो तो उन्हें भी हमें यही देना है। तो इस केस में बेसिकली दो बातें बताई गई, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रिमिनल एक्ट, तो क्रिमिनल एक्ट को बोला क्रिमिनल एक्ट मींस यूनिटी ऑफ क्रिमिनल बिहेवियर। ठीक है, तो दिस इज द बरिंद कुमार घोष वर्सेस एम्परर। हर प्रीलिम्स का पेपर इसके साथ ही बनता है। दिस इज अ वेरी फर्स्ट केस एंड वेरी लीडिंग केस रिलेटेड टू द कॉमन इंटेंशन। बरिंद कुमार घोष held liable for section 302 read with section 34, 302 read with section 34। now we are going to discuss another leading case, that is Mahbub Shah versus Emperor। super important case, Mahbub Shah versus Emperor। second case is Mahbub Shah versus Emperor 1945। Mahbub Shah versus Emperor which is known as Indus River case। कौन से केस के नाम से? Indus River case। this particular case is known as Indus River case। ठीक है, इंडस रिवर केस के नाम से केस प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है। विच केस इज नोन एज द इंडस रिवर केस? विच केस इज नोन एज द रीड कटिंग केस? दूसरी बात क्या बोली? रीड एक घास होती है, रीड कटिंग केस। दिस केस इज ऑल्सो नोन एज रीड कटिंग
केस, ठीक है, और डिसाइडेड बाय द कोर्ट on 31st January 1945 by Honorable Justice Madhavan, Sir Madhavan Nair. Sir Madhavan Nair. This was the case decided by the Sir Madhavan Nair. प्यारे बच्चों, क्या हुआ इस केस में? बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है इसके, उनकी बात सुनना। दिस केस इज नोन एज इंडस रिवर केस। तो जाहिर सी बात है इंडस रिवर केस का इन्वॉल्वमेंट तो होगा ही होगा। दिस इज द रिवर, है ना, और नदी किनारे लंबी 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 घास उगती है यहाँ पे, ठीक है, जिसको काटने की, जिसके ऊपर उस समय डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा थी, ठीक है। 1945 का केस है तो इवेंट तो और पहले का होगा, तो इसके ऊपर डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा होती थी, ठीक है। तो दो लोग यहाँ पर अपनी बोट से यहाँ पर घास काटने के लिए, रीड कटिंग के लिए आए। जाहिर सी बात है नदी किनारे होगा तो खेत भी होंगे और लोग काम कर रहे होंगे, ठीक है। तो कुछ लोग यहाँ काम कर रहे थे, जैसे इन्होंने बोट किनारे लगाई, उन लोगों में से एक ने इनको रोका कि भाई साहब यहाँ से घास मत काटिए, ठीक है, यहाँ से घास मत काटिए। पर उसने उनकी बात को अनसुना कर दिया। इन्हीं में से दूसरा बंदा जो उसका भतीजा था, चल कर मूवमेंट करके यहाँ पास आके बोला घास मत काटो वरना अंजाम ठीक नहीं होगा। और ये जो दो अल्लाह दाद और हमीदुल्लाह जो बोट चला कर आए थे, इन्होंने अपनी लाठी निकाली और जो रोकने आया था उसके सर पे दे मारी, ठीक है। ये दो ही लोग हैं, दे मारी। दो लोग यहाँ काम कर रहे थे, ठीक है, महबूब शाह और कासिम शाह, दो लोग। जैसे उन्होंने देखा कि इन्होंने किसी के सर में लाठी मार दी है, ठीक है, किसी के सर में लाठी मार दी है, ये तुरंत यहाँ भागे, ठीक है, और पॉइंट ब्लैंक रेंज से इनको गोली, दोनों को, अल्लाह दाद और हमीदुल्लाह को मार दी। एक का नाम था महबूब शाह, दूसरे का नाम था कासिम शाह। महबूब शाह ने गोली मारी, इसने भी गोली मारी, एक की डेथ हो गई, एक रिकवर कर गया। केस बना 302 का। तो अब समझे महबूब शाह की क्या पिक्चर है। महबूब शाह ने बंदूक चलाई, जो नाव से बोट लेके आए थे, और उनको एक को मार दिया, ठीक है। इंडस रिवर का इन्वॉल्वमेंट था, तो दैट्स व्हाई दिस केस इज नोन एज इंडस रिवर केस, ठीक है। इंडस रिवर का केस था तो इंडस रिवर केस, और रीड कटिंग केस था तो रीड कटिंग केस। प्यारे बच्चों, इस केस में प्यारे बच्चों यही क्वेश्चन निकल कर आया। महबूब शाह को प्यारे बच्चों मर्डर के लिए कन्विक्ट किया गया। किसके लिए कन्विक्ट किया गया? मर्डर के लिए कन्विक्ट किया गया। लेकिन बाद में ऑनरेबल कोर्ट ने इस मैटर को रिवर्स किया, लेकिन रिवर्स करने के पहले जो इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशंस दिए वो बड़े इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस केस में कोर्ट ने क्या क्या बोला, इधर देखो। सबसे पहली बात कोर्ट ने बोला, व्हाट इफ द मीनिंग ऑफ कॉमन इंटेंशन। कोर्ट ने बोला कॉमन इंटेंशन मींस प्री अरेंज्ड प्लान। कोर्ट ने क्या बोला? कॉमन इंटेंशन मींस प्री अरेंज्ड प्लान, ठीक है। कॉमन इंटेंशन विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन इंप्लाइज ए प्री अरेंज्ड प्लान बिटवीन द एक्यूज्ड, ठीक है ना प्यारे बच्चों, इतनी बात समझ में आई। और दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात कोर्ट ने बोली, दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात कोर्ट ने बोली, वो कोर्ट ने बोली डिफरेंसेस बिटवीन कॉमन इंटेंशन, कॉमन इंटेंशन एंड सेम इंटेंशन और सिमिलर इंटेंशन, सेम और सिमिलर इंटेंशन। किसने बोला? ये बोला आपका महबूब शाह वर्सेस एम्परर के केस में, कि कोर्ट ने बोला कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कॉमन इंटेंशन एंड सिमिलर इंटेंशन। और मैंने अभी इनिशियल क्लास में ही, अभी शुरुआत में ही क्लास की बताया था कि डिफरेंस क्या है, सेम इंटेंशन क्या है, सिमिलर इंटेंशन क्या है। कोर्ट ने बोला कि केयर मस्ट बी टेकन and not to be confused between the same intention and similar intention, because there is a very thin line between the common intention and similar intention. If we overlook that line, that will be the miscarriage of justice, miscarriage of justice. तो कॉमन इंटेंशन को कोर्ट ने क्या बोला? प्री अरेंज प्लान। कोर्ट ने कहा कि देखो इधर, कोर्ट ने क्या कहा, ये दोनों खेत में, दो बंदे दोनों खेत में काम कर रहे थे ना, जिन्होंने गोली चलाई थी, उनको कॉमन इंटेंशन मींस प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड। तो बोले जैसे ही इन्होंने एक बंदे के सर में लाठी मारी, वो उसको बचाने के लिए दौड़े, इन दोनों को प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड का समय कहां मिला? अगर कॉमन
इंटेंशन बन नहीं सकता इफ देर इज नो प्रायर कंसर्ट मीटिंग ऑफ माइंड और प्री अरेंज प्लान। तो बोला इनको प्री अरेंज प्लान करने का, मीटिंग ऑफ माइंड करने का टाइम कहां मिला, इनको टाइम कहां मिला? दे रश टुवर्ड द इवेंट एज सुन एज दे सी की यहां पर कोई बात हो गई, है ना। तो मीटिंग ऑफ माइंड कहां किया? कोर्ट ने बोला देर इज नो प्री प्लानिंग, देर इज नो प्री प्लानिंग, देर इज नो मीटिंग ऑफ माइंड। बोली सेम इंटेंशन और कॉमन इंटेंशन में फर्क है। दे हैव सेम इंटेंशन टू सेव द फैमिली मेंबर्स, नॉट द कॉमन इंटेंशन टू किल दैट पर्सन। Mahbub Shah succeeded in appeal. His conviction for the murder and the sentence of death was set aside. तो प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है in which case difference between the common intention and similar intention made, that is the Mahbub Shah versus Emperor. Mahbub Shah versus Emperor. Is it okay? तो पहला केस बारिंद कुमार घोष वर्सेस एम्परर, दूसरा महबूब शाह वर्सेस एम्परर। अब हम आगे चल रहे हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट केस, दैट इज द पांडुरंग वर्सेस स्टेट ऑफ हैदराबाद। स्टेट ऑफ हैदराबाद, पांडुरंग वर्सेस स्टेट ऑफ हैदराबाद। दिस इज द केस ऑफ 1954। बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, चाहे आपका लॉ का नेट का पेपर हो, चाहे आपका जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन का पेपर हो, बिना इसके तो पेपर वो आजकल बना ही नहीं रहे हैं। और अक्सर एग्जाम में यही पूछ दे रहे हैं। पता है क्या पूछ दे रहे हैं? वो यही पूछ दे रहे हैं प्यारे बच्चे कि क्या हुआ इस पांडुरंग वर्सेस स्टेट ऑफ हैदराबाद के केस में। इधर देखो, हमेशा अगर कॉमन इंटेंशन का मतलब क्या है? प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड। तो अगर इवेंट के घटना के बाद हम कॉमन इंटेंशन करेंगे तो उसका कोई मतलब है नहीं है। तो हमें कॉमन इंटेंशन कब करना है? कॉमन इंटेंशन तो इवेंट के एंटीसीडेंट के ऑक्योरेंस के पहले करना है ना। तो बस इस केस में यही बात बोली गई प्यारे बच्चों, पांडुरंग वर्सेस स्टेट ऑफ हैदराबाद के केस में, विच वॉज डिसाइडेड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑन 3 दिसंबर 1954। क्या बोला गया? कॉमन इंटेंशन शुड बी प्रायर और एंटीसीडेंट टू दी ऑक्योरेंस। सामान्य आशय घटना के पूर्व गठित होता है। क्या बोला गया? सामान्य आशय घटना के पूर्व गठित होता है। कॉमन इंटेंशन शुड बी प्रायर और एंटीसीडेंट टू दी ऑक्योरेंस। ये बात कहां बोली गई? पांडुरंग वर्सेस स्टेट ऑफ हैदराबाद के केस में। ठीक है, पांडुरंग वर्सेस स्टेट ऑफ हैदराबाद के केस में। ठीक है, अगला केस है आपका ऋषिदेव पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। अगला केस कौन सा है? ऋषिदेव पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। ऋषिदेव पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। द नेक्स्ट केस इज ऋषिदेव पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इधर देखो, बहुत इंपॉर्टेंट, या तो ये आजकल पूछ रहा है या तो ये पूछ रहा है एग्जाम में। इस केस में ऋषिदेव वर्सेस स्टेट ऑफ पांडे, ऋषिदेव पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, which was decided on the 1955 honorable supreme court modified the verdict given in the पांडुरंग वर्सेस स्टेट ऑफ हैदराबाद। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पांडुरंग वर्सेस स्टेट ऑफ हैदराबाद के केस में जो बात बोली गई उसको मॉडिफाई कर दिया, उसको मॉडिफाई कर दिया थोड़ा सा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, एक लाइन में इस केस में डिसाइड हो गया। इधर देखो, सुप्रीम कोर्ट सेड इन द वेरी लीडिंग केस ऋषिदेव पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी दैट द कॉमन इंटेंशन में डेवलप ऑन द स्पॉट। क्या बोला गया? कॉमन इंटेंशन, कोर्ट ने क्या कहा? कॉमन इंटेंशन में डेवलप ऑन दी स्पॉट। कॉमन इंटेंशन में डेवलप ऑन दी स्पॉट। इसी केस में बात बोली गई कि कॉमन इंटेंशन ऑन दी स्पॉट भी डेवलप हो सकता है। कॉमन इंटेंशन में डेवलप ऑन दी स्पॉट। ठीक है, और इसमें क्या बोला गया था? कॉमन इंटेंशन प्रायर टू दी ऑक्योरेंस। तो पहले तो होता ही होता है, लेकिन
जहां पर स्पॉट है, इवेंट हो गया, वहां पर भी डेवलप किया जा सकता है। तो इस केस में इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके क्या बोला, कॉमन इंटेंशन में डेवलप ऑन दी स्पॉट। किसने बोला, बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। ठीक है प्यारे बच्चों, इतनी बात समझ में आई। तो सारे के सारे केस बड़े इंपॉर्टेंट है। ठीक है आगे आओ, एक केस और है जो अक्सर मैंने अभी बताया कि सेक्शन 34 ऑफ द आईपीसी, नाउ बीएनएस सेक्शन 3 सब सेक्शन 5 एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात करती है। वो बात करते हैं गुरदत्त मल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी की। किसकी करते हैं, गुरदत्त मल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। गुरदत्त मल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी जो केस है, गुरदत्त मल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, ये केस है 1965 का। कब का केस है, 1965 का। गुरदत्त मल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के केस में प्यारे बच्चों बड़ी अच्छी बात कही गई। ठीक है, वो जो मैं तुम्हें बता चुका हूं कि सेक्शन था, कभी आपने किसी के ऊपर अकेले सेक्शन 34 का मुकदमा होते नहीं देखा होगा। ठीक है, सेक्शन 34 ऑफ द आईपीसी एक ही चीज है, कहीं कोई चेंजमेंट नहीं, विच इज नाउ सेक्शन 3 सब सेक्शन 5 ऑफ द बीएनएस। क्या करता है, डज नॉट क्रिएट एनी डिस्टिंक्ट ऑफेंस, किसी भी डिस्टिंक्ट ऑफेंस को क्रिएट नहीं करता। इट ओनली लेज डाउन द प्रिंसिपल ऑफ ज्वाइंट लायबिलिटी। क्या करता है, सिर्फ प्रिंसिपल ऑफ ज्वाइंट लायबिलिटी को लेज डाउन करता है। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ ज्वाइंट लायबिलिटी को लेज डाउन करता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, केवल इट ओनली लेज डाउन द प्रिंसिपल ऑफ ज्वाइंट लायबिलिटी, इट डज नॉट क्रिएट एनी डिस्टिंक्ट ऑफेंस। इतनी बात समझ में आई, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट केस। अक्सर यही जो भी मैं केसेस बता रहा हूं, ये वो सारे इतने इंपॉर्टेंट केस हैं जो अक्सर आपको आपके एग्जाम में आपसे टकराएंगे, आपको दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, और इसके अलावा और दूसरे लीडिंग केस की तरफ चलते हैं, दैट इज सुरेश एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। ये बहुत ही लीडिंग केस है, सारे हैं, ये भी है, सुरेश एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, सुरेश एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। दिस इज द केस ऑफ 2001। ठीक है, 2001 का ये केस है, और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अग्रवाल, फुल बेंच थी, जस्टिस थॉमस, इनकी एक तरीके से इसमें डिसाइड किया गया। जजमेंट वाज रिटन बाय जस्टिस थॉमस। दिस केस इज रिलेटेड टू द सेक्शन 34, सेक्शन 302 रीड विथ 34। पता है इसमें क्या होता है, इसकी कहानी सुनो आप। इन दिस केस रमेश एंड सुरेश वर टू ब्रदर्स। ठीक है ना, इस केस में प्यारे बच्चों रमेश और सुरेश जो थे वो दो ब्रदर हो रहे थे। ठीक है, इस केस में रमेश और सुरेश दो ब्रदर्स थे। ठीक है, जमीन के लिए प्यारे बच्चों सुरेश ने अपने भाई रमेश और उसके सभी बच्चों को मार डाला, अपने साले और वाइफ के साथ, साले और वाइफ के साथ, जो उसका साला था राम जी। एक बच्चा किसी तरह सरवाइव कर गया प्यारे बच्चों, बस इतनी सी बात थी, है ना, एक बच्चा जब सरवाइव कर गया, बस ये इसके फैक्ट थे। Why this case is very important? Because in this case Supreme Court discussed all the previous cases. Supreme Court laid down all or several important points. Number one, what is the meaning of criminal act, जो मैंने बताया। तो इस केस में बोला कि क्रिमिनल सेक्शन 32 एंड सेक्शन 33, सेक्शन 32 में एक्ट इंक्लूड्स ओमिशन, और सेक्शन 33 में डिनोट्स सिंगल एक्ट एज वेल एज दी सीरीज ऑफ एक्ट। ठीक है ना, कोर्ट ने बोला कि क्रिमिनल एक्ट कैन बी ए सिंगल एक्ट और ए कॉन्ग्लोमरेशन ऑफ द सीरीज ऑफ एक्ट, ये बात बोली। विकेरियस लाइबिलिटी की केस की बात करी इसमें। ठीक है ना, और कोर्ट ने ये भी बोला कि नो सब्सटेंटिव ऑफेंस। ठीक है, और प्री प्लान की बात कोर्ट ने करी। साथ ही साथ जो है कोर्ट ने बोला कि सम एक्ट मस्ट बी डन बाय ऑल, कुछ ना कुछ सबके द्वारा काम किया जाना चाहिए। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात इस केस में बोली गई कि नाउअडेज फिजिकल प्रेजेंस ऑफ द एक्यूज्ड इज नॉट नेसेसरी। क्या बोला गया, फिजिकल प्रेजेंस ऑफ द एक्यूज्ड इज नॉट
नेसेसरी। ठीक है, बिकॉज इन द एडवांसमेंट ऑफ द साइंस, ठीक है, there is several other things like binoculars, mobile phones, by which someone can effectively participate in the commission of crime। तो अब जरूरी नहीं है कि आप फिजिकल प्रेजेंस आप रखें इवेंट पे, ऑन द स्पॉट पे, आप जो है एक तरीके से दूर से भी काम कर सकते हैं, कॉमन इंटेंशन फॉर्मुलेट कर सकते हैं, बट एक्टिव पार्टिसिपेशन इज नेसेसरी, सम एक्ट मस्ट बी डन बाय दी ऑल। ठीक है, कुछ ना कुछ ओवर्ट और कोवर्ट एक्ट होना चाहिए, ये बात भी बताई गई। दो केसेस और थे जिनका डिस्कशन हम फिर किसी क्लास में करेंगे। उनका नाम है श्री कांतिया वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, और दूसरा है जेएम देसाई वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। क्या बोला मैंने? कांतिया वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे और जेएम देसाई वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। ठीक है, कांतिया वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे में बोला गया कि पुराना केस है, अब तो बदल दिया ना सुरेश वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में। उस समय ये कहा जाता था कि फिजिकल प्रेजेंस भी जरूरी है और एक्टिव पार्टिसिपेशन भी जरूरी है। फिजिकल प्रेजेंस एज वेल एज द एक्टिव पार्टिसिपेशन इज नेसेसरी। नाउ सिनेरियो हैज बीन चेंज। बट प्यारे बच्चों, देयर इज डिफरेंस बिटवीन सेक्शन 34 एंड 149, और वो डिफरेंसेस हम किसी और के क्लास में देखेंगे। नानक चंद वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में सेक्शन 34 और सेक्शन 149 के बीच में डिफरेंस को डिस्कस किया गया। इन विच केस? नानक चंद वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ठीक है, नानक चंद वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। तो हमने कितने केसेस देखे? हमने ढेरों केसेस देखे। हमने आर वर्सेस क्रूज 1838 का केस देखा, जिसने प्रिंसिपल ऑफ ज्वाइंट लाइबिलिटी को प्रोपाउंड किया। हमने बारिंद्र कुमार घोष वर्सेस एम्परर केस देखा। हमने महबूब शाह वर्सेस एम्परर केस देखा। हमने गुरदत्तमल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी केस देखा। हमने श्री कांतिया वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे केस देखा। हमने जेएम देसाई वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे केस देखा। हमने हमने पांडुरंग वर्सेस स्टेट ऑफ हैदराबाद केस देखा। हमने ऋषिदेव पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी केस देखा। और हमने केस देखा सुरेश एंड अदर वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का। कुछ केसेस का डिस्कशन बाकी है, फिर किसी क्लास में करेंगे। साथ ही साथ हमने बोला कि इन इन द केस ऑफ पांडुरंग वर्सेस स्टेट ऑफ हैदराबाद, डिफरेंस बिटवीन कॉमन इंटेंशन एंड कॉमन ऑब्जेक्ट, इसको क्लियर किया गया। किसको? इन दोनों को क्लियर किया गया। सो प्यारे बच्चों, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। तो उम्मीद है सेक्शन 34 समझ में आया होगा, या अब जिसे हम बीएनएस का सेक्शन 3 सब सेक्शन 5 कहें वो समझ में आया होगा। और ये भी कि जुडिशियल सर्विस एस्पिरेंट को सिलेबस में चेंजमेंट से या आईपीसी के बीएनएस बन जाने से कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। कोई भी ऐसे चेंजमेंट नहीं है, नॉट इवन ए कॉमा हैज बीन चेंज इन दिस सेक्शन। जो सेक्शन 34 था एज इट इज सेक्शन 3 सब सेक्शन 5 है। जो छोटे छोटे चेंजेस हैं वो इतने नहीं है कि हमारे प्री विद्यार्थियों को परेशान कर सकें या उनके मन में कोई डाउट क्रिएट कर सकें। थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फॉर टुडे। किसी और क्लास में किसी और दिन फिर मिलेंगे। धन्यवाद।